अंधेरे को निगलता जा रहा हूँ मैं, वादों पे बहलता जा रहा हूँ, ना मौका है ना मुस्तकबिल है कोई, मैं फिर क्यों हाथ मलता जा रहा हूँ। खैर सूरत हाल है यही बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चादर से लग रहा है कि सर्दियां आ गई हैं अब। अच्छा। हाँ जी सर। क्या मगर आपका स्वेटर भी बड़ा जबरदस्त है, आज मैं देख रहा हूँ। सर थैंक यू सो खास मच। लगता है आपने आज के मौके के लिए निकाला हुआ ये। आज मैंने बड़ी बहस करके ले आया है। अच्छा जी। वो सट्ठा तो कट देंदा ही नहीं सी। नहीं मगर जो बात है सो है, आज तो बड़े जबरदस्त तैयार हुए हैं आप। क्या बात। और आज रुकमा भी बहुत लगता है मुंतजर है। इसलिए मुंतजर है कि आज जो मेहमान आ रहे हैं हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। बिल्कुल, तो बुलाते हैं फिर आज के मेहमान को। 25 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है ज़रार, और उस फिल्म की लीड कास्ट जो है उसने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फिल्म के हीरो हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, लेकिन इस सबसे बढ़ के I think he is one of the biggest superstars of Pakistani cinema that we have seen in the last 75 years, and what I often believe that he is the last of the Mohicans. ये बात मैं किसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एक हमारा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी सिनेमा का एक आइडियोलॉजी है, उसके अंदर ये आखिरी आदमी है जो कि खड़ा हुआ है और अभी भी उसी आइडियोलॉजी पे खड़े हुए हैं। उसी यकीन के साथ आप सबकी तालियों में द एवरग्रीन सुपरस्टार शान शाहिद। जान के लिए शेर मैंने लिखा है जी जी। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मन्ने और परवन्ने फिल्मी दुनिया के एक्टर रियाज शाहिद साहब के कर्मा वाले साहबजादे, ऊंची शान के हीरो आज हमारे घर की शान बढ़ाने आए हैं। हम भी पिया जी इनकी खातर रंग बिरंगी जुगतों के तोहफे अपने अपने दामन में भर के लाए। क्या बात। हर किसी की जुबान पे ये पुकार होगी, होगी। ऑस्कर अवार्ड में ये शुमार होगी। हाय हाय हाय। मौला जट का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगी कैसर, वो शान भाई की फिल्म ज़रार होगी। खान साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया सबका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबका, मुज़ाकरात की टीम का, वासे आपका और आप सबका इतना शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आई रियली लव इट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन शोज़ दैट आई हैव सीन। और जो इज़्ज़त, जो प्यार, जो आपने कलमात मेरे बारे में कहे, मैं आई एम वेरी हम्बल्ड बाय देम कि मुझे इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार पाकिस्तान में मिलता है। और बहुत खुशी होती है जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, बिकॉज जिसने आपने कहा कि आई एम द लास्ट स्टैंडिंग पर्सन, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के के अलावा जो एक कल्चरल बॉर्डर है पाकिस्तान का, उस पर अकेला ही मैं लड़ता रहता हूँ अपनी जंग। आप जैसे लोग साथ हो, आप जैसा साथ हो मेरे साथ, तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। क्या बात। मगर आपसे ये एक हमें गिला है कि आप हमारे पास आज पहली दफा क्यों आए? हम इतने सालों में आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, लेकिन आप कभी आए नहीं। बस वो चीज़ें जो बहुत करीब रख दी जाए ना, उनको तलाश करना पड़ता है। मुझे लगा कि मैं आपके बहुत करीब हूँ, ये तो इसलिए मेरी बारी देर में आई। सर, ज़रार लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग, फर्स्ट थॉट क्या था जब आपने ये फिल्म स्टार्ट की थी? देखिए, मुझे लगा कि ग्लोबल मैप पे पाकिस्तान को बहुत बुली किया जाता है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। जी सर। कोई सानू फैटफ च पा देंदा है, कोई सानू किधरे पा देंदा है। हमारा ध्यान सिर्फ लोकल विलन्स पे है, इंटरनेशनल विलन्स पे नहीं है। हमारे जो बाहर के जो कंस्पिरेसीज और लॉबीज जो हमारे हमसाया मुल्क के लॉबिंग करते हैं बाहर जाके, अभी आपने देखा होगा जो बाइडन साहब ने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो बहुत ख़तरे में हैं और इट्स नॉट स्टेबल। तो हमने तो ये सब्जेक्ट अपना बहुत पहले लिखा था कि पाकिस्तान को जो जो थ्रेट्स हैं हम उनको लोगों को दिखाएं, वो जंग जो उनको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जहन में, हमारे लोगों के जहन में होता है कि जंग जो है वो जंगी जहाज़ और टैंक जा रहे हो तो जंग है। उसके अलावा आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ मीडिया वॉरफेयर है, फेक नैरेटिव वॉरफेयर है।
तो ज़रार के बारे में भी जब मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि पाकिस्तान के इतने नैरेटिव हैं जो हम दिखा सकते हैं अपने लोगों को एक कमर्शियल फिल्म के अंदर रैप अप करके, लाइक अ पैनाडोल की गोली लेकिन शुगर कोटेड। सो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरफ लेके आएँ, बिकॉज बहुत डिवाइड हो गया वहाँ से। हमने पाकिस्तान के एक झंडे के अलावा हमने अपने बहुत से झंडे बना लिए, अपने ओपिनियंस के, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अपनी फेवरेट चीज़ों के। उससे मुझे लगता है कि दरारें बहुत पड़ गई हैं और बहुत नुआयाँ पड़ गई हैं। तो हमें पाकिस्तान को एक उस माँ की तरह लेना चाहिए जो बहुत से रिश्ते होने के बावजूद अपनी अहमियत रखती है। अरे वाह, तो मुझे ये लगा कि हमें अपनी इट्स नॉट अ पेट्रियाटिक फिल्म येट, इट्स अ फिल्म दैट शोज़ यू कि आपको थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या ख़तरात हैं हमें दुनिया से। तो इसके ऊपर मैंने ज़रार को डिज़ाइन करना शुरू किया। और जहाँ तक मौला जट की बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में 2 काम बड़ी देर बाद हुए हैं। एक कि इतनी अच्छी एक फ़िल्म गई है, और दूसरा कि आज की जो इंडस्ट्री है उन्होंने पुरानी फिल्म के ख़जाने से हाथ डाला और पुरानी फिल्म से उन्होंने कहानी निकाली, और उसके बाद आपको पता चल गया कि अच्छा खजूर का दरख्त लगाने का ये तरीका है। एक्चुअली 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, 2 माइंडसेट है। एक कहता है कि ये पुरानी फिल्में बनाते हैं, एक कहते हैं कि इनको फिल्म बनानी नहीं आती। सो बड़ा अच्छा खूबसूरत एक फ्यूजन है ये, एक हिस्ट्री पास्ट। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर हीर रांझा जैसी फिल्में जो हैं वो दोबारा आप अपनी पुरानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्क्रिप्ट्स के ऊपर जाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त किन वसाइल में और किस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे लोग हमारे से पहले 70s में, 60s में, 50s में। तो हमें उनकी गलतियां कम नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और हमें उन पर फ़ख्र ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा कि कुछ ना होने के बावजूद ये सब कुछ कर रहे थे। सो मेरे ख्याल में ये मौला जट वो ब्रिज होगा जो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री को नई फिल्म इंडस्ट्री के साथ ला के खड़ा कर देगा। इसके बाद अल्लाह से दुआ है मेरी कि सूबों के खुद मुख्तार होने के बाद हमारी इंडस्ट्री भी अपने अपने इलाके में खुद मुख्तार हो गई है। तो मुझे लगता है कि उससे निकल के हमें पाकिस्तानियत पे, जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, जो हमारी कहानियाँ हैं, ज़ीरो डार्क 30 बनती है अमेरिका में, हम उसके मुसन्निफ नहीं हैं। तो हमें अपनी कहानियों का मुसन्निफ खुद बनना है। इसलिए कि जब तक शिकार की दास्तान शिकारी लिखता रहेगा तो शेर कभी भी हीरो नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी कहानियाँ लिबरलिज्म के अलावा, हमें जेंडर के अलावा, हमें किसी सानहे के अलावा भी फिल्में बनानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट, एक इंसान की तामीर में एंटरटेनमेंट भी उतना ही असर रखता है जितनी कोई और चीज़ रखती है, चाहे उसकी हेल्थ हो, एजुकेशन हो। और मेरे ख्याल में जो लोग म्यूज़िक को सुनते होंगे या सुर को समझते होंगे वो वैसे किसी से लड़ाई नहीं करता। सर जो हीर रांझा फिल्म बनेगी, पहले तो पुराना दौर से हीर चूरी लैके आती सी, तो हुण दौर ऐसा हो गया कि हीर पिज़्ज़ा लैके आएगी। नहीं, मेरे ख्याल में अब तो वो फूड पैंडा के थ्रू कोई काम डालेंगे। तो इस फिल्म में आपके साथ नैयर एजाज साहब, नदीम साहब, भट्ट साहब भी हैं फिल्म के अंदर, एंड देन देयर इज आल्सो किरण मलिक इन इट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। और मैंने कहीं पे ये उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रही थी कि वो फिल्म में कास्ट कैसे हुई थी। उन्होंने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी एंड शी वाज अ फैन ऑफ योर्स, और उन्होंने आपको देखा बैठे हुए और वो आपसे जाके मिली एंड देन यू आस्क्ड हर टू एक्ट इन द फिल्म। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि सर एक सेकंड आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। तो सर आप अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपको आके कोई मिले, मर्दाना मुंह हो, तो तब भी आप ये सहूलत में असर करते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए उसमें ये है कि कई दफ़ा पाकिस्तान में होता ये है कि क्योंकि यहाँ पे कोई एकेडमी नहीं है और कोई एक ऐसा शोबा या इदारा नहीं जहाँ से आप एक्टिंग सीख के अपने अंदर वो कैपेसिटी, एक्टिंग बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई साज बजाते हैं, तो हर कैरेक्टर का अपना एक साज होता है। तो अगर आपको साज बजाना नहीं आता लेकिन दुनिया में आपको ये लगता है कि मेरे YouTube के 3 लाख फॉलोअर्स हो गए तो मुझे काम आ गया है, तो अगर आप उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि आप एक्टर को कहें कि वो कोई किसी कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। वो अपना तमाम तर बोझ लेके, जो वो होता है असल में, वो लेके उस कैरेक्टर में आ जाता है। उससे होता ये कि वो कैरेक्टर भी नहीं रहता और वो कैरेक्टर भी नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप एज अ डायरेक्टर, मैं ये फील करता हूँ कि आपको दुनिया में जो कैरेक्टर्स नज़र आते हैं वो आप नेशनल ज्योग्राफिक की तरह उनके ऊपर कैमरा रख दें, जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, उनको उनके कैरेक्टर को आप फिल्म में लेके आते हैं, ना कि उनको आप ये कहें कि आप कन्वर्ट हो जाएं। सो प्रोफेशनल एक्टर्स में कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं,
जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, जो किसी और शोबे से आते हैं और वो टाइम इतना नहीं होता कि वो सीख सकें, तो मेरे ख्याल में उनके कैरेक्टर को ही 4 चांद लगा के आप अपना मैसेज उनको दे दें ताकि वो बोलते जाएं। तो किरण में वो एनर्जी थी, और सबसे बड़ी बात कि वो एज एन एक्टर उसका कोई बैगेज नहीं था। बिल्कुल। कि जी उन्होंने ये वाला रोल किया हुआ, तो आपको जेहन में नहीं था। तो द फर्स्ट टाइम शील कम, वो आपको लगेगा कि वो जर्नलिस्ट हैं। तो वो जर्नलिस्ट भी बड़ा एक, क्योंकि मुझे लगा कि एक बहुत अहम जुज़्व है पाकिस्तान में, ताकत और आवाम के दरमियान एक पुल होता है जिसे आप सहाफ़त कहते हैं। शान साहब, अगर मैं कास्ट होना ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ मैं रेस्टोरेंट आवां कि घर आवां खान साहब ये गल दसना चाह रहे हैं कि मेरी जान ने भाई ने मेरे। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए तो हसनैन साहब हमारे एक फिल्म के डायरेक्टर थे, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो ये मेरे एक तरह से बहनोई भी हुए। और सर वाहद शान साहब कभी फिल्मां 'ਚ भी डांस नहीं किया। वाहद एक मेरी शादी सी जिते शान साहब ने डांस भी किया है। मैं अगली फिल्म में जे ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ काम कराने ਤੁਹਾਡੀ फिर मेहंदी रख ला मैं। और वैसे सर आप पहले तो डांस करते थे मूवीज में, फिर अचानक से आपने छोड़ क्यों नहीं, दिया? मेरे ख्याल से कभी भी नहीं किया है, मैंने देखा है। देखिए बात वही आ जाती ना कि ये किरदार जो हैं ये आपने राइटर ने लिखने होते हैं, आपका कलम जो है वो लिखता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, यू वर नॉट रियली दैट मच इनटू डांसिंग, आई वुड से। आपका हमेशा से एक फोटे जो था, एक आप रोमांटिक गाने करते थे जब हम बुलंदी से लेके जो संगम या उस तक का एरा था। आई थिंक स्टार्ट में था। हाँ, स्टार्ट में थोड़ा बहुत वो जो एक यंग लड़के ने आके थोड़ा सा कि मतलब फॉर मी डांसर वाज मोमर राना, वो उनका सिग्नेचर ही ये था कि वो जब रजिस्टर हुए थे तो डांस करते थे जी, अच्छा बड़ा डांस करते थे। मगर आपका एक पहले एक्टिंग वाला हुआ, फिर उसके बाद इट टर्न इनटू एक्शन सिंस 98 99 के बाद तो एक्शन में चेंज हो गया पूरा। बिल्कुल। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, वो जिस तरह का खास तौर पे आप, मुझे पता है किस डांस का जिक्र कर रहे हो कि ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो आप जो कह रहे हैं उतना वो नहीं कभी उन्होंने। लेकिन आप शायद आपने सर नहीं देखा, रीमा जी के साथ आपका एक सॉन्ग है जी जी, उन्होंने भी बड़ा एनर्जेटिक पूरा फुल डांस किया था। मैं सरगम तू सा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बड़ा वही बता असल में अब मैंने कहा ना, जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें कोई डांस करने के लिए कहता है तो डांस कर लेते हैं। एक्टर की अपनी कोई डेफिनेशन होती नहीं है, उसने उस रंग को एब्जॉर्ब करना होता है। क्या बात। तो ये डायरेक्टर और राइटर जो होते हैं वो बैठते हुए लिखते हैं जब किरदार को, उनको चाहिए कि वो ऐसी फिल्में लिखें या बनाएं, क्योंकि देखिए नाच तो आप किसी भी उम्र में सकते हैं, बात अच्छी होनी चाहिए। सर मुझे एक बात बताएं, एक तो आपका माशाल्लाह करियर अब कितने साल हो चुके हैं सर? 35 और 34? नो आई थिंक ऑलमोस्ट 30 तो हो ही चुके होंगे 30 तकरीबन। ऑलमोस्ट। और माशाल्लाह उसमें कितनी, कुछ 400 500 तो होंगे? 500 कुछ फिल्में, 500 कुछ फिल्में आप फीचर लेंथ फिल्में जो सिनेमा में रिलीज हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। मैं 500 प्लस फिल्म्स कर चुके हुए हैं, तो अब वो इतना कंटेंट है कि उसके बारे में बात करना, सम अप करना इतने थोड़े टाइम में मुश्किल होता है उसको। मगर आपका, चले मैं अगर डायरेक्टोरियल आपका एंगल देखूं, सो वेदर इट वाज मुझे चांद चाहिए, गन्स एंड रोजेस, जिले शाह, मूसा खान एंड नाउ ज़रार, which genre has been your most favorite? और has it been के different ages of life में आपको जो उस वक्त सही लगा या पसंद सबसे ज्यादा था, आपने वो किया? आई थिंक कमर्शियल मीडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है जो आपको एंटरटेन करता है। एज अ डायरेक्टर जब भी मैं फिल्म प्लान करता हूँ, मेरे जहन में एक कमर्शियल उसका एंगल ज़रूर होता है। उसका म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे लिए, उस वक्त की कास्ट जो है वो उसको रखा जाता है। और मुझे लगता है कि अब आवाम मुझे किस रोल में देखना चाहेगी। अभी मैंने एक एक्शन फिल्म की है, तो अब शायद वो रोमांटिक में देखना चाहे। मेरी ज़िंदगी में कभी वो दिन नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैं काश वो रोल कर सकूँ। मेरे लिए कोई रोल भी जो है उसकी तमाम तर लवाजमात के साथ और उसको एक पूरा ओन करके, मुझे होता है कि अब एक एक्शन आनी चाहिए फिल्म, अब एक रोमांटिक आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में लोग इस रोल में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि होता ये कि इस दौर में आके, क्योंकि माशाल्लाह हमारे दौर में सारे प्रोड्यूसर हीरो नहीं हुआ करते थे, आज के दौर में सारे हीरो प्रोड्यूसर हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें, क्योंकि उनका वो खुद एक्टर हैं, तो इसलिए उनके पास जगह नहीं होती कोई और कैरेक्टर को लाने के लिए। हालांकि उनको ये समझना ज़रूरी है कि हर बेहतर एक्टर के साथ आप खुद बेहतर होते हैं, आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ताकत को साफ करते रहते हैं, हमें अपनी कमज़ोरियों को साफ करना चाहिए। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है, माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुकमा सर, आप माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, एक्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी, डायरेक्शन भी। तो आज तक आपको इन कामों में से सबसे डिफिकल्ट काम क्या लगा और क्यों? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सर्वाइव करना सबसे मुश्किल काम था। बाकी शोबे जितने, डायरेक्शन की इतना मुश्किल नहीं है अगर आप पैशन से करते हैं।
किसी भी काम में आप पैशन रखते हैं, उसकी नॉलेज रखते हैं और रिसर्च करते हैं और उसमें एनर्जी डालते हैं, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कोई मुश्किल काम होता है। आपको सिर्फ अपने आप से सच बोलना पड़ता है और अपने काम से सच बोलना पड़ता है। वाह, क्या बाकी सर्वाइव करना जो है एक आर्टिस्ट का पाकिस्तान में, आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सर, एस्पायरिंग एक्टर्स जो होते हैं तो वो अगर सीखना चाहते हैं एक्टिंग कैसे करनी है, तो आपको लगता है कि एक एक्टिंग स्कूल नेसेसरी है या नहीं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्यास है सीखने की, आप चाहती हैं सीखना, तो मेरे ख्याल में वासे आपके साथ रोज़ होते हैं। इनसे अगर आप 5 मिनट भी लगा लेंगी तो आपको पता चल जाएगा क्या नहीं करना। तो मैं तो सिर्फ एक गल पूछना चाह रही थी कि जिस तरह तुसी पंजाबी फिल्मां कीतियां, कोई ऐसा वाकया कि घोड़े ते बैठे हुए हो, घोड़ा अथरा है, तो कोई ऐसा को डर लगा हुए कोई? नहीं, असल में HSN कॉलेज में मैं था, उससे पहले नेज़ाबाजी करता था मैं। मेरे आधे दोस्त पोलो प्लेयर्स हैं, सो मुझे वो घोड़े का इतना प्रॉब्लम नहीं था, एक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम था, बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी कम होती है। हाँ जी। हमारे जो फाइट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, चोट लग जाती है, गलत टाइम पे बम पाड़ जाता है। वो एक डायरेक्टर को मैंने कहा भाई ये फट जाएगा, चोट लग जाएगी, तो आप इसको अलग शॉट ले लें ना। इसका मतलब इसमें क्या, कोई किसी ने आके कभी दुनिया में बाहर आके कहा कि यार इस फिल्म में ब्लास्ट बहुत अच्छा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? तो वो डायरेक्टर जो है उसने मुझे यकीन दिलाने के लिए उसने कहा सर आप क्यों डर रहे हैं, ये देखें ना, वो पास गया, उसने 2 पैर मारे, तीसरे पे वो ब्लास्ट हो गया। वो जो बम था वो शुक्र है धुएं वाला बम था। तो वो ऐसे एक्सीडेंट्स, और ये हमारे यहाँ कोई फर्स्ट एड नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। फिर हमें वो जज्बे में वो कर देते हैं कि सर आपको अपना शॉट तो सर। हाँ। तो वो मुझे एक दफ़ा इन्होंने हेलीकॉप्टर से, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक, बट मेरे ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ बांध दिया कि जी हेलीकॉप्टर जो है ये ऊपर जाएगा और आप सर आपने खुद ये शॉट देना है। तो मैंने पहले लोग देखे कि जो मुझे कह रहे थे, तो मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि चलो चलो शान हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे लगा ये वही लोग हैं जो मुझे ऊपर भेज के कह देंगे कि चलिए। तो मैंने कहा फिर मुझे किया जी, मैंने वो उस पॉइंट पे एक फिल्म थी हमारी, उसमें हमने किया, तो वो असल में वो सब कुछ ठीक था, सिर्फ वो जो पायलट था हेलीकॉप्टर का, उसको जो आदमी इशारा कर रहा था वो हमारा था। अच्छा भाई यही गलत था। तो उसने शायद वो टाइम पे चाय नहीं मिली होगी या टाइम पे ब्रेक नहीं हुई होगी, तो वो थका हुआ था काफ़ी, तो वो ये भूल गया कि जब वो हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो मिट्टी उड़ाता है। हाँ। तो जब वो मिट्टी उड़ती है तो उसमें कोई इशारा नज़र नहीं आता। तो वो हेलीकॉप्टर वाले को पता ही नहीं था कि यहाँ पे रोकना है। तो मैंने हेलीकॉप्टर पकड़ा हुआ था, वो ऊपर जाता जा रहा था, रेशम और मोमर राना भी साथ थे। वो उनको एहसास हो गया और उनकी प्यास कम थी, उन्होंने छलांग जल्दी लगा दी। मेरी एक्टिंग की प्यास ज़्यादा थी, तो मैं उसके साथ चिपका रहा, तो वो बाजू बिल्कुल शल हो गए और इट वाज अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि वो टॉम क्रूज जब कहता है कि मैं अपने स्टंट्स खुद करता हूँ, तो वो ये नहीं बताता कि उसको कॉस्ट कितनी आती है उस स्टंट की। 2-3 मिलियन डॉलर की उसकी एक स्टंट की कॉस्ट होगी, उसमें इंश्योरेंस है, उसमें 600 प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल है जो घर अपने बच्चों की कसम खा के आया कि इन्होंने कुछ नहीं होने देना। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਜ਼ਕ ਕਮਾ ਲਾਂ। हमें ये देखना भी फेंक लेते हैं। बिल्कुल सर, फेंका हुआ है। मैं ये ज़रूर कहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छे फ़नकार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे अच्छा बिजनेसमैन मैंने अपने शोबे में नहीं देखा। माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेसमैन है कि अभी मेरे ख्याल में ये दुनिया का हर काम ठाकुर साहब कर सकते हैं। मैं इनको कहता हूँ 2 बंदे मैंने देखे जिनके सारे 8-10 काम हैं, एक ठाकुर साहब और एक नरगिस बेगम है हमारी, उनके भी काफ़ी सारे, ब्यूटी पार्लर भी है, स्टेज भी है, एक्टिंग भी है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मैंने बड़ी अच्छी एक बात सीखी। तो मैं उनसे अक्सर देखता था कि वो आम आवाम के लिए बहुत गाते थे, जहाँ पे वो किसान बिरादरी भी बैठी है, उर्स है और 600 बंदा है और वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं और वो गा रहे हैं। तो मैंने अक्सर उनसे पूछना कि आप कहते ना यार इन्होंने लोगों ने तो सानू ए मिले है इलम, तो अगर हम इनका बंद कर देंगे सिर्फ अमीर आदमी के लिए, या जो हमें अफोर्ड कर सकता है, आज हमारी फिल्म वो देख सकता है जो अपनी फैमिली को लेकर जाए और उसके जेब में 20,000 रुपये हो, तो 20,000 रुपये वाला कितने लोग होंगे। तो हमने एक सर्टेन क्लास को एंटरटेन करना शुरू कर दिया और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लार्जर अवाम थी, जिसको एंटरटेनमेंट की असल में ज़रूरत थी। अगर आप अमेरिका में ये फिल्में देखते हैं, एवेंजर और हल्क, ये उनके मासेस के लिए हैं फिल्में, उनकी क्लासेस के लिए फिल्में नहीं हैं। तो हमने अपने मासेस के एंटरटेनमेंट बंद करके हमने क्लासेस के लिए एंटरटेनमेंट शुरू कर दी।
तो मुझे ये फील होता है कि ठाकुर साहब जैसे जो लोग हैं ये अवामी लोग हैं, ये अवाम के लिए काम करते हैं इनको, लेकिन थोड़ा सा ठाकुर साहब फ्री भी कर दिया करो कभी मेरे ख्याल साल आए भी पैसे ले रहे हो आजकल। आप गिटार भी अब बजाते हैं, यू स्टार्टेड लर्निंग दैट, राइटिंग आपकी है, पोइट्री का भी आपको शौक है, एक्टिंग डायरेक्शन तो है ही है, तो काफ़ी आर्टिस्टिक ट्रेड्स हैं। आर यू इनटू गन शूटिंग एंड एवरीथिंग? नहीं, आई एम नॉट एक्चुअली। यू नॉट? तो इससे मेरा अगला सवाल जो कनेक्टेड है कि माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में किस किस किस्म की बंदूक पकड़ी हुई है? मैंने हर किस्म की बंदूक पकड़ी, एक कैरेक्टर होता है, लेकिन उससे अच्छी बात पता क्या होती है वासे कि मैंने जब भी किसी पंजाबी फिल्म में एक्शन और बदमाशी और फलां और उसका रोल देखा तो मैं हर अपने रोल से एक सबक ज़रूर सीखता हूँ कि इस आदमी का एंड क्या हुआ, अगर इसने ये रास्ता इख्तियार किया तो फिल्म में इसका ये एंड हुआ है। तो मैं अपनी शनाख्त में या मेरी अपने किरदार में जो मुझे फील होता है कि जैसे गुस्सा है, मुझे किसी भी गुस्सा है और मैं कहूँ कि मैं इसको इतना मारूं कि ये मार दूं, तो मुझे उसका एंड पता चल जाता है कि बहुत से घर तबाह हो जाएंगे, बहुत से लोग रो पड़ेंगे। तो आप उस मौके पे वो फैसला नहीं करते जिस फैसले से ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएं। तो एक्टिंग में आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पर चीमा साहब को मैंने इतनी दफ़ा मारा है कि किसी ने नहीं मारा होगा। माशाल्लाह वो भी हमारे स्टार हैं और एक हमारी एथनिक फिल्म का जो स्केल वो देते हैं, बहुत अच्छा स्केल देते हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि ये जो गन्स हैं और जो, इसलिए मेरे आप कभी भी देखेंगे मैंने ना तो लाहौर में किसी के पैसे देने, एक दो से लेने ही होंगे, तो मैं कभी कोई गार्ड मेरे साथ नहीं होता ना मेरे पीछे कोई। मैंने गलती से एक दफ़ा गन मैन रख लिया था, मुसीबत पै गई मैनू, वो पीछे बह के मैनू वेखते रहता सी। तो मैंने कहा यार ये तो एक टेंशन है, मैं तो अपनी ज़िंदगी का सफ़र बड़े तन्हाई और बड़े मज़े में गुजारना चाहता हूँ, ये पीछे बह गया। हूँ मैनू ऐसा मूड भी ठीक रखना पै रहा क्योंकि पिस्तौल ही कोल है। हर 5 मिनट बाद मैं कहना पाइन खाना खाता है ना, वो शायद किसी चीज़ की जरूरत होगी आप। सिंधी बिरयानी खा के आ रहे हैं, सिंधी कबाब के साथ सिंध चो ना करें। कैमल शाह साहब की कॉल आई ना, मैंने कहते ने भाई हमारा जो दस्तरखान है आपके बगैर सजता ही नहीं है, आ जाओ। $1.5 पी पहुंचे उठे जाके। ठीक है। मैंने कहा उन्होंने अच्छा हुआ तुम आ गए हो। यार रात को मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो लेजेंड लोग हैं उनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, लाइब्रेरियों में सजाए जा रहे हैं, भाई उनके स्टैचू बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मैं बड़ा कीमती असासा हूं, मुझ पे ना कोई फिल्म बना रहा है, ना आर्टिकल लिख रहा है, ना कोई मेरा स्टैचू बना रहा है। अच्छा। मैं कहा सर की तुसी सोच ले, कहना मेरी जिंदगी में बनाएंगे तो आने वाली नस्लों को फायदा होगा। ओके। ओ मैं कहा सर तुम्हारी जिंदगी तो फिल्म लिखेगा कौन? मैंने कहते हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े राइटर पढ़े हैं, अयूब खावर जैसा बंदा पढ़ा है, खलील रहमान कमर जैसा बंदा पढ़ा है। मैं कहा सर हमारे पास वासी चौधरी भी तो पढ़ा है, वो साइड पे पढ़ा है। जी सर। मैं क्या सर इस वक्त सबसे ज्यादा तेज जो फिल्म लिखने वाला बंदा है वो वासी चौधरी साहब हैं। अच्छा। कहना मैंने नहीं उससे बनवानी। ठीक है। मैं क्या क्यों सर? कहने वो बीच में आइटम सॉन्ग डाल देगा। नहीं नहीं वो खलील साहब हैं। लेकिन मैं क्या सर थोड़ा किरदार कौन करेगा? कहना वही जो सब पर भारी है। मैं कह जी आसफ अली सरदारी साहब। कहने वो तो सियासत में भारी है, जो फिल्मी दुनिया पे भारी है, जो पाकिस्तान का जेम्स बॉन्ड है, जो स्क्रीन पे आता है तो लगता है कोई मर्द आया है। मैं कह सर किधरे शान साहब की गल तो नहीं कर रहे? कहने सच्ची बिल्कुल सही पहुंचे हो। ओ मैं कह सर जी मैं क्या सर पाकिस्तान च महंगे बजट की फिल्म ही नहीं बनती, वो तो मैं क्या लोकल फिल्म का 1 लाख ला लेंगे ने। कहते ने 50,000 मैं दे दूंगा, 50,000 सिंध गवर्नमेंट दे देगी, खाना मुराद अली शाह के घर से आ जाएगा। वो मैं क्या सर $1 लाख, 2 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ एक अकेला शख्स लेगा, कैसे फिल्म बनेगी? कहना हमारी फिल्म तो इंटरनेशनल है। मैं क्या फिर तो हो गए ना $5 लाख या $10 लाख। मैं क्या उन्होंने डिमांड के उत्ते गल होएगी। कहना ऐसा करो तुम बात कर लो, मैं फिल्म स्पॉन्सर करा लूंगा। हाँ जी। वो फिर मैं शान साहब नूं लभदा
11 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੰਧ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੰਧ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हैदराबाद ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ तो आप यहाँ मिले ना। ਲਓ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਆਪ ਔਰ ਢੰਡੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ में बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ Thank you। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਅਲੀ शाह साहब हाँ। ते सर तो कर लोगे ना कैरेक्टर फिर कायम साहब पे फिल्म बनानी है? हाँ जी। वो जल्दी बना लें, मैं तो कह रहा हूँ। बस सर तय करो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਏ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ बिल्कुल। नाम क्या रखेंगे? द लेजेंड ऑफ जेम्स बॉन्ड लेजेंड ऑफ जेम्स बॉन्ड। हाँ अच्छा। भाई साडे मुल्क ਦੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ फटाफट ले लें, और फटाफट। ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ बहुत शुक्रिया सर, ਸਰ बहुत। ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਬਲਕਿ 1-1, ਪੂਰੀ 2-2 ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ- ਫਿਲਮ ਵੇਖੇਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਇਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ वो अंदाजा लगा सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ जी जी। ਸਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਪ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ हाँ। उन्होंने बनाई है, उनको पता है। ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ इंशाल्लाह। ਵਾਸਿਫ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਲਗਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। सर किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है इनमें से, हु इज इट गोइंग टू बी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। दोनों की इकट्ठी हो सकती है? नहीं नहीं, एक ही। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। सर ये बताइए, आपने रात को एक महंगे डिनर पे जाना है, आपका किसी वजह से आज बैंक अकाउंट इस वक्त फंस गया हुआ है, कार्ड भी नहीं चल रहा, एंड यू हैव टू गो फॉर द डिनर, किसको अपने साथ लेके जाएंगे? बिकॉज whosoever you will pick, they will be paying for this dinner. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान और जनाब जहांगीर तरीन। ये दोनों बिल देंगे खाने का? जी सर, ये बिल ही देते हैं। मेरा ख्याल है अलीम खान। अलीम खान साहब, ठीक है। सर आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फ़ोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रेशम और मीरा। फोन तोड़ने की ऑप्शन है? वो आपके ऊपर बात है, उसके लिए कॉल करनी पड़ेगी। बोरियत तो कौन खत्म कर सकता है इनमें से? मीरा। मीरा को वो हाँ। बोरियत तो खत्म कर होगी ना। सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, इनमें से किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शीरी मजारी साहिबा। अच्छा, अब मुझे पता चला टाइटैनिक डूबा क्यों था। तो सर कौन होगा? मैं सर टाइटैनिक के साथ जाऊंगा। क्योंकि मुझे उसके अंजाम का पता है ना। सर मैं आपके लिए एक और नाम डाल देता हूँ। हाँ प्लीज। डॉक्टर शीरी मजारी, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। डॉक्टर मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी, ठीक है, डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर मुजारी। डॉक्टर मजारी को लेके जा रहे हैं वो, ठीक है। सर एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, जी जी। उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी ले लेंगे, एक को आप कर्टसी में स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नासिर अदीब, जनाब सैयद नूर और जनाब खलीलुर रहमान कमर। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे आप? सेल्फी हो जाएगी नासिर साहब के नासिर साथ। अदीब साहब, स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल हो जाएगी खलील को। खलील साहब को। और फ्लोर आ गया हुआ है? फ्लोर आ गया हुआ है सैयद नूर साहब का, ठीक है। सर ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, आप 2 सीट्स हैं, एक अपनी, दूसरी पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पे लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको छोड़ना चाहते हैं चांद पे? ऑप्शंस आपके पास हैं और नाम आपने एक लेना है, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब। जो आजकल हालात हैं, जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कराची का भी वही हाल है जो पंजाब का है, तो मेरे ख्याल में
शहबाज साहब को। शहबाज साहब को, ठीक है, चांद पे फिलहाल छोड़ उन्होंने दिया जाए। चांद ते जाके उन्होंने बिजली महंगी कर देनी। सर हैवी बाइक आप चलाते हैं? आप चलाते हैं ही नहीं वैसे? अब नहीं जी। अब नहीं चलाते, मगर एक जमाने में आप बड़े जबरदस्त बाइकर थे, मुझे याद है। हर किस्म की बाइक आपने उस जमाने में ओन की है और चलाई है। तो सर एक जबरदस्त सर्दियों की शाम है और आप जा रहे हैं बाइक पे, देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास है महविश हयात, सबा कमर और आयजा खान। महविश हयात। I like her as a person. I think she's got excellent energy. ठीक है। और she's totally professional. मुझे अच्छा लगता है कि वो जो भी काम पकड़ती हैं उसको properly energy के साथ करती ठीक है। So I think महविश हयात होंगी हैवी बाइक पे, ठीक है। सर मैं जानता हूँ कि आपको गाड़ियों का भी बड़ा ज़बरदस्त शौक है और स्पोर्ट्स कार के अंदर भी आप बड़ा टेस्ट रखते हैं, तो फिर एक ऐसी स्पोर्ट्स कार आप मोटरवे पे चला रहे हैं, एक ही सीट साथ में होती है उसके, किसको बिठाना चाहेंगे? 5-6 घंटे के लिए आपने गाड़ी चलानी है आगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सायरा यूसुफ, आयजा खान और माहिरा खान। माहिरा खान होंगी यहाँ पे। माहिरा खान, आप टाइटैनिक में नहीं गई, आप स्पोर्ट्स कार में साथ जरूर होंगी। क्योंकि वो टाइटैनिक का तो एंड पता था क्या होना है। हाँ। स्पोर्ट्स कार का एंड नहीं हमने डिसाइड किया हुआ। ठीक है, नहीं मगर पहुंच जाएगी उम्मीद है कहीं ना कहीं। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, फवाद खान, हमजा अब्बासी, बिलाल अशरफ, फरहान सईद और फिरोज खान। आहिस्ता बोले, नहीं तो वो दोनों जैकेट जो है वो हुमायूं सईद ले जाएगा। आप अपनी नहीं उतार सकते? नहीं सर, मैंने दे दी वो भी। नहीं सर, नहीं आप मैं कहता हूँ ले सर, वो मैं नहीं भी उतारूंगा तो वो ले जाएगा। नहीं सर, ऐसे ना करें, बाकी 6 लड़के भी मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, वो उनको नहीं फर्क पड़ रहा, वो आप देख नहीं रहे, वो हुमायूं को अच्छा लगता है कि मैं सबकी लाइफ जैकेट ले जाऊँ। सरा तौबा। मगर वैसे अगर कोई आप होता आपके दिल में तो किसको देते आप? एक जो आप लाइफ जैकेट। मेरे ख्याल में हुमायूं तो ना बेहतर तो कोई नहीं। तैरना आता है उनको, ना वो डूबेंगे। ठीक है, माशाल्लाह उनमें ये सलाहियत है कि वो लाइफ जैकेट के बगैर भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है। बाकी जो लड़के हैं, बाकी वो जो हैं जिनको फवाद, हमजा, बिलाल अशरफ, फरहान सईद, फिरोज खान, हर मॉडल का लड़का है। हाँ, तो मेरे ख्याल में एक एक जैकेट और एक एक लड़का उनको इकट्ठा कर दें ताकि वो बच जाए। हमने अजीब कोई बिरयानी के पैकेट बनाए हैं, एक जैकेट और एक लड़का। एक नाम और ऐड करो, मोहम्मद राना भी है बीच में। मोहम्मद राना को एक बस दे दिया आपने, बस ठीक है जी। मोहम्मद राना को लाइफ जैकेट मिल चुकी हुई है, बाकी सब लड़के जो है वो भी रह गए हैं, वो उनके पुराने कुलीग हैं, उन्होंने मोहम्मद राना को जैकेट दे दी है। Sir, thank you so much for being on the show. It was an absolute honor to have you and it's been a long time in waiting. और 25 नवंबर को ज़रार पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों में आपको देखने को मिलेगी। Do go and watch it. अच्छी लगे या ना लगे, उसके बारे में आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो देखने के बाद फैसला करिएगा। ये एक सिर्फ दरख्वास्त है कि देखिएगा जरूर, सिर्फ सुनी सुनाई बात या फिर सोशल मीडिया पे किसी की पढ़ ली ट्वीट और फलां देख लिया वो ना करिएगा। Watch it and then say whatever you want to. Yeah. 25th November, Zarar in cinemas all across Pakistan and the world.